हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंक्लूजन कंपाउंड्स पढ़ेंगे। इंक्लूजन कंपाउंड्स या समावेशन यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं, इसके नाम से हमको पता चलता है इंक्लूजन किससे बना है, इंक्लूड से। तो समावेशन यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें एक होस्ट का मॉलिक्यूल होता है और एक गेस्ट का मॉलिक्यूल होता है। तो कुछ कंपाउंड्स जब क्रिस्टलाइज होते हैं तो क्रिस्टलाइजेशन के दौरान वो अपनी जो उनकी जालक की कैविटी होती है, क्रिस्टल लैटिस, उसकी कैविटी में जो होस्ट की मॉलिक्यूल्स हैं वो गैस के अणुओं को अपने अंदर एंट्रैप कर लेते हैं। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल बनते हैं। तो इसमें एक होस्ट का अणु होता है और एक गेस्ट का अणु होता है, और दोनों के बीच में, होस्ट और गेस्ट के बीच में वैन डर वाल फोर्स होता है। वो आपस में एक दूसरे से किस तरह से जुड़े रहते हैं, वैन डर वाल्स अट्रैक्शन के द्वारा, वैन डर वाल बल के द्वारा वो एक दूसरे से अटैच रहते हैं। तो किस तरह की उसकी क्रिस्टल जालक होगा, इंक्लूजन कंपाउंड्स में जो होस्ट अणु है वो जब क्रिस्टलाइज होगा तो क्रिस्टलीकरण के दौरान उसकी जो क्रिस्टल जालक बनेगी, तो जालक में जो शेप होती है, जालक की जो कैविटी की शेप होती है, जिस कैविटी में गैस के अणु आते हैं, उस कैविटी की शेप या उसके आकार के आधार पर इंक्लूजन कंपाउंड्स में दो तरह के होते हैं। तो पहला है इंक्लूजन कंपाउंड्स, ये चैनल शेप्ड कैविटी। तो इसमें जो होस्ट का अणु जो होता है, उसकी जो जालक होती है, उसमें उसकी कैविटी जो है, उसके अंदर जो खाली स्थान होता है वो चैनल के आकार का होता है और उसमें गैस के अणु आते हैं। तो इस तरह के जो चैनल शेप्ड कैविटी वाले भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें फर्स्ट है यूरिया कॉम्प्लेक्सेस। तो यूरिया कॉम्प्लेक्सेस में यूरिया तो होस्ट होता है, यूरिया होस्ट का अणु होता है, और यूरिया का जब क्रिस्टलीकरण होता है तो इसकी क्रिस्टल की जो जालक होती है, क्रिस्टल लैटिस होती है, उसके अंदर जो गैस के अणु आते हैं वो कौन से आते हैं, एन-एल्केन्स, स्ट्रेट चेन एल्केन्स और उनके डेरिवेटिव्स। सीधी श्रृंखला वाले एल्केन्स, एन-एल्केन्स कैसे होते हैं, स्ट्रेट चेन नॉर्मल एल्केन्स होते हैं, वो स्ट्रेट चेन वाले होते हैं, ये हम सबको पता है। तो स्ट्रेट चेन एल्केन्स जो होते हैं वो इसमें गैस का काम करते हैं, ठीक है। तो जब यूरिया का क्रिस्टलीकरण होता है तो यूरिया इस तरह की हेक्सागोनल लैटिस बनाता है, षटकोणीय जालक बनाता है। ऐसे यूरिया के अणु षटकोणीय आकार में क्रिस्टलाइज हो जाते हैं और उनके बीच में जो खाली स्थान होता है, उस कैविटी जो है, उसका व्यास, उसका डायमीटर है वो 5 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये 5 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर जो है वो इतना होता है कि उसमें सीधी श्रृंखला वाले एल्केन्स तो आ जाते हैं, लेकिन ब्रांच वाले एल्केन्स जो होते हैं वो उसमें फिट नहीं हो पाते। तो सीधी श्रृंखला वाले इस तरह से, जैसे ये एल्केन है, इस तरह के एल्केन तो इसमें आ जाते हैं, यहाँ पे फिट हो जाते हैं इस कैविटी में। लेकिन अगर ये ब्रांच हो गई तो ब्रांच होने से क्या होगा, इधर सी और आगे, तो इस तरह के अणु जो है ब्रांच्ड वाले वो इसकी कैविटी में फिट नहीं हो पाते। तो यूरिया स्ट्रेट चेन, सीधी श्रृंखला वाले एल्केन्स के साथ इस तरह के कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम इंक्लूजन कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह की चैनल शेप कैविटी वाले दूसरे यौगिक कौन से होते हैं, दूसरे समावेशन यौगिक होते हैं वो थायोयूरिया के साथ होते हैं। तो जैसे फर्स्ट वाला था
थायोयूरिया, तो इसका सेकंड है, ये भी चैन एंड शेड कैविटी वाला ही है, इसमें थायोयूरिया कॉम्प्लेक्सेस। तो थायोयूरिया कॉम्प्लेक्सेस सेम यूरिया के कॉम्प्लेक्स की तरह होते हैं, उसमें खाली एक डिफरेंस होता है कि इसकी जो डायमीटर है कैविटी का वो 7 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो इसकी जो इसकी जालक थायोयूरिया के क्रिस्टलीकरण में जो जालक बनती है, तो जालक की कैविटी का डायमीटर अधिक होता है, इसलिए इसमें जो गैस के अणु होते हैं वो होते हैं ब्रांच चेन एल्केन्स या साइक्लोएल्केन्स इसमें आ सकते हैं। ब्रांच चेन एल्केन्स, साइक्लोएल्केन्स और क्लोरोफॉर्म, ये सब थायोयूरिया की जब गैस होता है तो ये सारे पोस्ट के अणु हो सकते हैं। तो ये इस तरह का इंक्लूजन कंपाउंड होता है, ठीक है। तीसरी तरह के जो चैन एंड शेप्ड वाले इंक्लूजन कंपाउंड हैं वो कौन से होते हैं? स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स। स्टार्च जो है आप जानते हैं स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, तो स्टार्च की एक पॉलीसैकेराइड की लंबी चेन होती है, तो उसका जब क्रिस्टलीकरण होता है तो उसमें जो खाली स्थान होता है उसमें छोटे आयोडीन के अणु जो है वो उसमें आ जाते हैं, तो स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये हम प्रैक्टिकल में भी आप सेकेंड ईयर में करेंगे। टाइट्रेशन में हम इसको यूज़ करते हैं, स्टार्च को जब इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं तो स्टार्च आयोडीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के नीला रंग देता है, ठीक है। तो ये जो तीन है यूरिया, थायोयूरिया और स्टार्च आयोडीन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? इंक्लूजन कंपाउंड्स विद चैन एंड शेप्ड कैविटी। अब हम पढ़ेंगे दूसरी तरह के इंक्लूजन कंपाउंड्स। उसमें क्या होता है? कैविटी का आकार चेंज हो जाएगा, इंक्लूजन कंपाउंड्स विद लेयर शेप्ड कैविटी। तो इसमें क्या होता है? जब पोस्ट का अणु क्रिस्टलीकरण होगा तो क्रिस्टलीकरण करने के बाद जो जालक बनेगी वो जालक लेयर के फॉर्म में होगी। तो जालक के जो अलग अलग लेयर्स हैं उनके प्लेन्स के बीच में जालक लेयर के फॉर्म में होगी और लेयर्स के प्लेन के बीच में गैस के अणु आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड डेरिवेटिव्स, ये इंक्लूजन कंपाउंड हैं जो लेयर शेप कैविटी के होते हैं। तो इस एक स्टीरॉयड होता है डिसऑक्सीकोलिक एसिड, स्टीरॉयड आपने सुने होंगे। तो डिसऑक्सीकोलिक एसिड एक स्टीरॉयड होता है, ये कोलिक एसिड बनाते हैं। ये इस तरह के इंक्लूजन कंपाउंड्स बनाते हैं जिसको हम कोलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो ये तो होस्ट का अणु हो गया और गेस्ट के अणु इसमें सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑल क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑलमोस्ट सब तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ कोलिक एसिड वाले इंक्लूजन कंपाउंड बनाते हैं। डिसऑक्सीकोलिक एसिड है, उसका क्रिस्टलीकरण हो जाता है और उसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये कोलिक एसिड, इनको हम बोलते हैं कोलिक एसिड इंक्लूजन कंपाउंड्स। दूसरा तरह का जो समावेशन यौगिक है लेयर टाइप वाले में, वो है साइक्लोडेक्स्ट्रीन। साइक्लोडेक्स्ट्रीन जो है ये किससे बनता है? अमाइलोज होता है। ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अमाइलोज और कुछ और डेक्स्ट्रीन होते हैं। अमाइलोज और उसकी तरह के जो डेक्स्ट्रीन होते हैं ये सब इस तरह के साइक्लोडेक्स्ट्रीन बनाते हैं जो इंक्लूजन कंपाउंड्स बनाते हैं।
और इसमें जो होस्ट के अणु होते हैं वो कौन से होते हैं? हैलोजेंस, फैटी एसिड एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो अमाइलोज होता है, डेक्स्ट्रिन और भी तरह के डेक्स्ट्रिन होते हैं, ये तो इसमें होस्ट होते हैं, और गैस के अणु इसमें होते हैं हैलोजेंस, फैटी एसिड्स और एरोमेटिक एसिड। जैसे अमाइलोज है, आयोडीन के साथ बनाता है, कॉम्प्लेक्स इंक्लूजन कंपाउंड बनाता है। तो ये सारे तो इसमें गेस्ट होते हैं और ये होस्ट होता है। और इसमें साइक्लोडेक्स्ट्रिन की जो कैविटी होती है, जो जालक में जो खाली स्थान होता है जिसमें होस्ट के अणु आते हैं, उस कैविटी के साइज के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं: अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रिन, बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन और गामा साइक्लोडेक्स्ट्रिन। तो सबसे छोटा अल्फा होता है, फिर बीटा होता है, फिर गामा होता है। तो अगर हम ब्रोमोबेंजीन है, मान लीजिए ब्रोमोबेंजीन अगर गैस है तो ब्रोमोबेंजीन अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रिन नहीं बनाता, क्योंकि इस ब्रोमोबेंजीन का साइज बड़ा है और अल्फा वाले की कैविटी का साइज छोटा है। लेकिन अल्फा से बीटा, बीटा से गामा पे हम जाएं तो गामा ग्रुप के साथ ब्रोमोबेंजीन इंक्लूजन कंपाउंड बनाता है। तो इस तरह से हमने देखा आज इंक्लूजन कंपाउंड या समावेशन यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें एक होस्ट का अणु अपने अंदर गैस के अणुओं को समावेशित कर लेता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, किसके आधार पे? कैविटी के आधार पे। जो जालक बनती है, क्रिस्टलीकरण होता है होस्ट के अणु का, उसके जो जालक बनता है, उस जालक की जो कैविटी होती है, उस कैविटी की शेप के आधार पे 2 प्रकार के हमने देखे: चैनल शेप और लेयर शेप। दो प्रकार के इंक्लूजन कंपाउंड्स बनते हैं और चैनल शेप में भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? यूरिया वाले, थायोयूरिया वाले, और एक तीसरा और होता है स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स। और लेयर शेप में साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स और कोलिक एसिड। तो इस तरह से ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक्लूजन कंपाउंड्स हैं। थैंक यू।